उसके बाद अगला है पूर्णांक। उसके बाद देखिए अगला क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। तो कहिएगा पूर्णांक क्या हुआ। तो देखिए पूर्ण संख्या तक तो हम लोग समझ लिए थे कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या। और देखिए इसी पूर्ण संख्या में, जैसे पूर्ण संख्या यहां तक था 0 1 2 3, इसी तरह से आगे था। और इसी संख्या में अगर मान लीजिए इसमें लगा दे -1 -2 -3, इस तरह से लगा दिया जाए, इस तरह से इधर, तब ये हमारा संख्या का जो समूह बनेगा वो कौन सा समूह होगा, पूर्णांक होगा। यानी यहां तक तो मतलब क्या था, पूर्ण संख्या। और इधर जो आ गया तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 3, यानी कि वही प्राकृतिक संख्या सभी है, लेकिन सब में क्या लगा है, माइनस लगा है। इधर देखिए प्लस वाला है, इधर क्या है, माइनस वाला है। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम लोग होल नंबर में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दे, शामिल कर दे, तब जो हमारा संख्या का समूह बनेगा वो क्या बनेगा, पूर्णांक। यानी पूर्ण संख्या में अगर -1 -2 -3, मतलब प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक कहिए, चाहे इंग्लिश में कहिए जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जब भी इंक्लूड कर दे तो ये पूरा जो संख्या का समूह बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। देखिए अभी उतारने की जरूरत नहीं है, बाद में हम सबको लिखा देंगे और आराम से उतार लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया सो पूर्णांक हो गया। तो देखिए इसमें एक बात है कि ये हमारा जो हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर भी गिनती की संख्या है और इधर भी जो होगा वो भी गिनती का संख्या होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस लगा होगा सब में, यानी -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से होगा। और इधर 1 2 3 4 सब जो होगा वो हमारा पॉजिटिव वाला होगा, यानी धनात्मक होगा। इसलिए जीरो से जो इधर पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो हमारा पोर्शन है इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इंग्लिश में कहना होगा तो हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर INTEGER है इंटीजर, ठीक है। आप देखिए ये बीच में बच गया जीरो, तो जीरो क्या है, न तो नेगेटिव इंटीजर है न ही पॉजिटिव है, यानी न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। क्यों, क्योंकि जीरो को हम लोग क्या -0 भी लिख सकते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या है, 0 -0 सब एक ही चीज है। इसलिए जीरो को हम लोग कभी भी न तो धनात्मक कहेंगे न ही ऋणात्मक कहेंगे, लेकिन पूर्णांक होगा। तो देखिए इसमें एक बात और समझिए, अगर आपको कोई कह दे कि -3/2 पूर्णांक है क्या, कहिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस देख के ऐसा मत कह दीजिएगा कि इसमें मतलब ये क्या है, पूर्णांक से क्या है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में बट्टा वाला नहीं होता, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि है तो सब गिनती की संख्या, 1 2 3 से लेकर जहां भी जाए तो गिनती न होगा। और कभी भी गिनती की संख्या में हम लोग ऐसे गिनते 1 2 3 4, न कि 1 2 3/2 4/2 ऐसे करके काउंटिंग गिनती नहीं करते हैं। इसलिए गिनती की संख्या जो होगी उसमें -3/2 नहीं आएगा, यानी कि -3/2 जो होगा सो हमारा क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से अगर यहाँ -3 बोल दे तो ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ठीक है, इसमें अगर हम लोग को एक बात और सीखना है, एक ही देखिए, जैसे -3 है और -2 है, इसमें अगर आपसे पूछ दे कि कौन बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्लस वाला मगर हमको पूछ दे कि 2 और 3 में कौन बड़ा है तो हम लोग क्या कहेंगे, 3 बड़ा है। लेकिन नेगेटिव वाला में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि देखिए इधर से छोटा से बड़ा जा रहा है, तो देखिए -3 है, -3 से बड़ा क्या है, -2, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 1। यानी कि इसमें जो है तो इधर वाला सब देख रहे सब छोटा है और छोटा से बड़ा होते जा रहा है। इसी को हम लोग संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो इधर हमारा रहेगा माइनस वाला, इधर रहेगा जीरो, इधर रहेगा पॉजिटिव वाला। तो एक बात देखिए, जो इधर वाला होगा वो छोटा होगा, यानी -3 से बड़ा क्या होगा, तो -2 होगा। -2 से बड़ा क्या होगा, तो -1 होगा। ठीक है, तो बताइए -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो हम लोग कह देंगे -2 बड़ा है, लेकिन -3 क्या है, छोटा है। लेकिन अगर माइनस को हटा दे तो कहेंगे 3 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग पूर्णांक भी समझ गए। अब देखिए पूर्णांक के बाद जो है तो एक संख्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो संख्या है सम संख्या। ठीक है, कौन संख्या है, सम संख्या। तो अगर किसी को सम संख्या बारे में पता है तो बोलिए। देखिए सम संख्या दिखा रहे हैं। अगला हमारा है सम संख्या। ठीक है, और सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या कहते हैं, इवेन नंबर। तो देखिए आसान है, सम संख्या किसे कहते हैं, हम लोग बच्चा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी जो 2 से डिविजेबल हो। डिविजेबल मतलब जो कट जाए, यानी ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से भाग लग जाए, पूरा पूरी भाग लग जाए, जो भी कहिए, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, यानी जो 2 से डिविजेबल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। और देखिए सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम लोग दसवां से पहले कहते हैं कि नहीं 2 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 2 से। 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, क्या 14 हुआ, इस तरह से आगे मतलब बढ़ रहा है। इसका भी अगर सबसे छोटी पूछे तो 2 कहिएगा, सबसे बड़ी तो अनंत में ही जाएगा। लेकिन एक बात है, 10वां के बाद एक चीज सोचना पड़ता है कि 0 भी क्या है, सम संख्या है। 0 भी क्या है, सम संख्या है। कहिएगा 10वां से पहले तो कहीं देखे नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग परिभाषा देखे सम संख्या को, स्टार्ट कहाँ से किए हैं, 2 से। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि 0 भी क्या है, सम संख्या। कहिएगा कैसे है, तो डिफिनीशन हमने क्या बोला था कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या। और देखिए मैं आपको 0 को भी दिखा रहा हूं कि सम संख्या है। कैसे, तो 0 में भी अगर 2 से भाग लगा के देखिए, तो हम लोग भाग कैसे लगाते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि 2 को कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर देंगे तो पक्का 0 हो जाएगा। यानी 2 को 0 लाने के लिए कितना से भाग लगाना होगा, 0 से। तो 0 से 0 कट गया, यानी हमारा देखिए 0 भी तो 2 से कट रहा है। तो 0 2 से कट रहा है। फिर से एक बार भाग बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा कि हम लोग भाग जो लगा, जैसे देखिए 4 में भाग अगर 2 से लगाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि 4 को यानी 2 को कितना से पढ़े, कितना बार पढ़े कि 4 आना चाहिए। तो 2 को 2 बार पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ कट गया। इसी तरह से 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, कितना टाइम्स पढ़ूं, कितना बार पढ़ूं कि 0 आना चाहिए, या 2 को कितना से गुना करूं कि 0 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर देंगे तो पक्का 0 आ जाएगा। यानी 2 को 0 से गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो 2 को 0 से, यानी हमारा आंसर हो गया 0। सॉरी, ये मतलब कट गया, 0 से मतलब कट गया, यानी कि 0 भी जो था तो 2 से क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, मतलब कट गया। जितना से भी कटा, 4 2 बार में कटा, कोई 3 बार में कटता, कुछ भी कट तो गया, पूरा पूरी तो कट गया। तो बताइए 0 को क्यों नहीं कहते हम सम संख्या। 0 को भी कहना चाहिए, लेकिन बच्चा क्लास जो भी 10 से नीचे होता है उस क्लास में जनरली लिख दिया जाता है। लेकिन सही अर्थ में, सही मायने में यहाँ पर 0 को भी शामिल करना चाहिए। और सबसे छोटी अगर सम संख्या की बात होगी तो वहां पे हम लोग कहेंगे 0, और सबसे बड़ी को तो सबसे बड़ी सम संख्या अनंत कहेंगे। लेकिन अंडर 10th जो है, 10 से नीचे जो है, तो 0 को नहीं लिखा जाता है, 2 को। और बहुत ऐसे टीचर है जो आपको स्टार्टिंग करेंगे 2 से 0 वाली बात नहीं बताएं। लेकिन वास्तविकता यही है कि 0 भी 2 से विभाजित होती है, इसलिए 0 को भी हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो समझे हम लोग सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या। ठीक है, तो अगर 10वां से नीचे के लिए हम लोग कहते हैं तो सबसे छोटी। और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब आ जाए और उसमें लिख दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, अगर 0 रहेगा
तो 0 ऑप्शन मार दीजिए। 2 रहेगा, 2 मार दीजिए। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो 0 या 2। अगर 0 भी है फिर भी मारिए, 2 है फिर भी मारिए, लेकिन वास्तविकता में 0 भी होना। लेकिन बहुत ऐसे बुक्स है जिसमें 0 का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग समझेंगे सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम लोग सम संख्या समझ गए। अब बताइए एक और संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए जो सम संख्या नहीं हो, जो सम संख्या नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, इसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कहते हैं इसे? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हुआ? तो कहिएगा भाई जो सम संख्या किसे कहते हैं? यानी जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटे वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे। तो देखिए कहां से स्टार्टिंग करेंगे? 1 से। 0 तो कहिएगा 2 से कट जाता है। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। यानी 1 हुआ, उसके बाद हुआ 3 हुआ, फिर 5, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से कट जाता है। 6 होगा क्या? नहीं, 6 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 क्या होता है? 2 से कट जाता है। चलिए 7 होगा, हाँ होगा। 8 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 भी 2 से कट जाता है। इसी तरह से होगा, और ये भी अनंत तक जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और सबसे अधिक की बात करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग विषम संख्या को भी समझ गए। अब हम लोग एक और संख्या, देखिए कुछ ऐसे ऐसे टर्म हैं जिसको समझ लेंगे, फिर हमें वास्तविक संख्या में जो आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या है कि बहुत ऐसे सिचुएशन होगा जहां इस सब का जिक्र होगा, तो हमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। सॉरी, इवेन कहते हैं, मिस्टेक हो गया। प्राइम नंबर क्या कहेंगे? प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? प्राइम नंबर। तो क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन आप लोग पढ़े होइएगा कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखिए अगर डेफिनेशन लिखने की बात होगी तो हम लोग ऐसे ही कहेंगे कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि एक और स्वयं के अलावा कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कौन ऐसी संख्या है जो 1 से नहीं कटता? आप किसी 9 है, 9 भी देखिए 1 से कटता है। 1 9 जा 9 हुआ। ठीक है, 10 भी लीजिए, वो भी 1 से कटेगा। अगर देखिए 9, तो ये भी 9 से कट रहा है, सेल्फ से, यानी खुद से कट ही रहा है। 9 1 जा 9 और कट गया। ठीक है, यहाँ 1 है, यानी कि कोई भी संख्या जो है 1 से कटता ही है, स्वयं से कटता ही है। तो सब कहने की क्या जरूरत है? कहने के लिए कह सकते, लेकिन समझने के लिए क्या है, उतना बात दिमाग में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से सब कटता है। कौन ऐसा नंबर है जो 1 से नहीं कटता है? कौन ऐसा नंबर है जो सेल्फ से नहीं कटता है, खुद से नहीं कटता है? यानी सभी संख्या कटता है। इसलिए इसको खुद और 1 के सिवा हम लोग ऐसे बोलेंगे, वैसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से न कटे। वैसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से न कटे, ऐसा हम लोग समझेंगे। और लिखने की बात होगी, चलो भाई लिख देते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से न कटे। लेकिन समझने के लिए हम लोग दिमाग में रखेंगे वैसी संख्या जो किसी दूसरे से न कटे। अब देखिए किसी दूसरे से नहीं कटने की बात होगी तो कहां से? जनरली 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग तो परिभाषा में ही मतलब कहते हैं, डिफिनीशन में ही, कि 1 और स्वयं के अलावा, तो 1 को छोड़े का बोलते हैं हम लोग। तो चलिए कहां से बोलेंगे? 2 हो गया, 2 किसी नंबर से नहीं कटेगा। 3 हो गया जो किसी नंबर से नहीं कटेगा। कहिएगा 4 होगा, तो 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 किससे कट जाता है? 2 से कट जाता है।
5 होगा क्या? हाँ होगा। 6 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, लेकिन हमारा आभास संख्या यही कहता है कि वो किसी दूसरे से नहीं कटना चाहिए। तो 7 होगा क्या? हाँ होगा। 7 क्या होता है? किसी दूसरे से नहीं कटता है। क्या 8 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 9 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो 3 से कटता है। 10 भी नहीं होगा, 2 और 5 से कटता है। तो होगा क्या? 11 होगा। ठीक है, इसी तरह से 13 होगा, इसी तरह से ये भी अनंत तक जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इस संख्या में सब संख्या को देखिएगा तो सब क्या है? विषम संख्या है। 2 क्या? 3 क्या है? विषम संख्या। 5 क्या है? विषम संख्या। 7 क्या है? विषम संख्या। 11 क्या है? विषम संख्या। 13 क्या है? विषम संख्या। यानी इसमें जो भी संख्या देखिएगा सब आपको नजर आएगा, वो भी कौन संख्या? विषम संख्या। लेकिन एक ही संख्या ऐसा है जो कौन संख्या है? सम संख्या है। एक ही संख्या इसमें दिखाई दे रहा है जो क्या है? सम संख्या है। इसलिए 10th के एग्जाम में पूछता भी है कि वैसी कौन सी संख्या है, वैसी छोटी से मतलब वैसी कौन सी आभास संख्या में छोटी से छोटी संख्या है जो क्या है? सम संख्या है। इसको ऐसे भी मतलब पूछ सकता है कि वैसी छोटी से छोटी आभास संख्या बताइए जो सम संख्या हो, यानी वैसी छोटी से छोटी आभास संख्या जो क्या हो? सम संख्या हो। तो देखिए आभास संख्या में एक गो संख्या केवल 2 है। 2 के इसको छोड़ के और कोई भी संख्या जो होगा सो क्या होगा? अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 2 को छोड़ के 4 होगा, 6 होगा, कोई भी सम संख्या आएगा तो सम संख्या आएगा तो 2 से पक्का कटिए जाएगा, तब तो अभाज्य होबे नहीं करेगा। इसीलिए आभास संख्या जो होगा उसमें कोई भी सम संख्या नहीं होगा, कोई भी सम संख्या नहीं होगा, केवल 2 को छोड़ के। ठीक है, तो यानी ऐसा ही आभास संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि वो वैसी सम संख्या बताइए जो आभास संख्या भी है तो 2 कहेंगे। ऐसे पूछेगा वो छोटी से छोटी आभास संख्या क्या होगा तो कहिएगा 2 होगा। कहेगा वैसी छोटी से छोटी आभास संख्या बताइए जो सम संख्या है, फिर भी क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। उसके सिवा और जो भी संख्या है सब क्या है? विषम संख्या। इसलिए सबसे छोटी आभास संख्या जो सम संख्या है क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग कहां तक? आभास संख्या तक समझ गए। अब एक होता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो आभास संख्या जो नहीं होगा वो क्या होगा? यौगिक संख्या होगा। यानी वैसी संख्या जो आभास संख्या न हो, कौन सी संख्या होगी? तो यौगिक संख्या होगी। अब देखिए 2 है, 3 है, 4 क्या आभास नहीं है, तो मतलब कंपोजिट नंबर होगा, यौगिक संख्या होगा। ठीक है, इसमें कुछ जान नहीं है, मेन है ये आभास संख्या। जो आभास नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, 1-2 नंबर और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछ रही है, तो पूछता भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें बहुत लोग मात्र डिफिनीशन भी बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, समझिएगा। ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो कहिएगा भाई परिमेय संख्या क्या है? बहुत ऐसे लोगों को पूछिए परिमेय संख्या क्या है, हमने भी पढ़ाया, बहुत लोगों को पूछे भी हैं। तो एक चीज देखिए, बहुत लोग कहता होगा जिसे P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इतना कहना ही काफी नहीं है। बहुत तो यहाँ तक कह देता है कि जहाँ Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना तक कहना भी काफी नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो सुनिए क्या कहते हैं, वैसी संख्या जिसको हम क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या हो? बट्टा के रूप में। जैसे 2/3 है तो 2 ऊपर में 3 नीचे में, तो P/Q के रूप में हो गया। और यहाँ पर Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते, देखिए P/स्मॉल p देते, यहाँ Q देते ऐसे, तो ये भी सही है। यहाँ पर Q का वैल्यू 0
नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का वैल्यू 0 क्या मतलब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और एक बात है, यहां तक तो बहुत लोग कहता है, लेकिन और भी कहना पड़ेगा। जहां पर क्या होगा जहां पर P और Q, जहां पर P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक हो, जहां पर P और Q एक पूर्णांक हो। यानी इसमें 3 बात बताए हैं। पहला बात तो क्या है कि बट्टा के रूप में होना चाहिए, यानी P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा बात क्या है कि जहां P और Q जो होगा वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए 3/4 है, क्या है 3/4 है। तो यहाँ देखिए P बट्टा Q के रूप में है, ये क्या है P का वैल्यू और ये Q का वैल्यू बट्टा के रूप में है। दूसरा बात क्या है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है नीचे में 0 नहीं है। उसके बाद क्या है कि P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए E भी पूर्णांक है और ये भी, अभी जस्ट ऊपर इससे पहले पूर्णांक पर है। पूर्णांक क्या होता था कि पूर्ण संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक जोड़ दे, यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को अगर होल नंबर में इंक्लूड कर दे तो क्या बनता था, पूर्णांक बनता था। यानी पूर्णांक बट्टा में नहीं होता है, पूर्णांक माइनस प्लस में होता है, लेकिन गिनती की संख्या वाला संख्या होता है उसमें माइनस प्लस लगल रहता है। तो 3/4 क्या है, परमेय संख्या है। क्या -6/5 परमेय संख्या है, कहिएगा है। क्यों, क्योंकि पहला नंबर तो बट्टा में है। दूसरी बात, नीचे में 0 क्या है, नहीं है। दो को बात क्लियर कर गया। तीसरा बात क्या है कि P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए 6 भी एक क्या है, -6 भी एक पूर्णांक है और 5 भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि √3/2 एक परमेय संख्या है, कहिएगा नहीं है। कहाँ फंसा पेज, तो बहुत लोग जो कहते हैं कि P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए, जहां Q का वैल्यू 0 नहीं है, उसको कहिएगा भाई ये तो तुम्हारे हिसाब से परमेय संख्या होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए P बट्टा Q के रूप में तो है ही, नीचे में 0 क्या है, नहीं है। तो क्यों नहीं कहते हैं कि ये परमेय संख्या है, इसको कहते परमेय नहीं है। और उसको पता नहीं होगा, इसका एक ही कारण है कि ये पूर्णांक नहीं है। अगर तीसरा बात नहीं बोलिएगा तो गलती हो जाएगा। जहां P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, अगर ये बात नहीं कहिएगा तो गलती हो जाएगा। यानी कि √3 जो है तो पूर्णांक क्या है, नहीं है। √3 गिनती की संख्या में नहीं आता है, इसलिए क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हम इसको परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो क्या 0/3 परमेय संख्या है, कहिएगा है। क्यों, क्योंकि ये भी तो बट्टा के रूप में है। दूसरा बात, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर होना हो उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नीचे 0 नहीं है। तीसरा बात क्या है कि P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। अब एक बात आप लोग बताइए, बहुत आदमी को पूछिएगा नहीं आएगा। देखिए 3/0 है, 3/0 परमेय संख्या है कि नहीं है, वो तो पहले कहिएगा नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, 3/0 का मान बता दीजिएगा कितना होगा, 3/0 का मान। तो देखिए हम तो अभी जस्टे बताएं कि अगर 0/3 रहेगा, इसका मान क्या होगा, 0। क्यों होगा तो सीख लीजिए। 0/3 का जैसे कि 4/2 रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में भाग देना है, किससे, 2 से भाग देना है। उसी तरह से 0/3 है, तो 0/3 का मतलब क्या हुआ कि 0 को 3 से भाग देना है, 0 को 3 से भाग देना है। तो चलिए 0 को भाग दे रहे हैं 3 से, मिटा देते हैं, दिक्कत होगा। 0/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 से भाग देना है, किस में, 0 में। आप बताइए, वही बात हो गई। 3 को कितना से गुना करेंगे कि 0 होगा, 3 को कितना से गुना करेंगे कि 0 होगा। तो हम लोग अभी जस्टे जाने हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी 3 को भी 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 0/3 का मतलब क्या हो गया, 0। लेकिन आप बताइए 3/0 का मतलब क्या होगा, 3/0 का मतलब हुआ 3 को 0 से भाग देना है। हम बहुत स्टूडेंट, हम भी पढ़ाए CBSE वाले को, बहुत स्टूडेंट सबको, हम जब यहाँ पूछते थे क्या होगा, यहाँ तक तो वो कभी कभी गलती सलती बोल देता था मिस्टेक से।
लेकिन अगर मान लीजिए 3/0 की बात आएगी तो वहां चुप होता था। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए क्या होगा। 3/0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से भाग देना है किस में, 3 में। 0 से भाग किस में देना है, 3 में देना है। तो देखिए 0 से भाग, तो हम लोग क्या समझे, 0 को कितना से गुना करेंगे कि 3 होना चाहिए। तो करके देखिए एक बार, 0 को कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा, तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से जब गुना करेंगे तब पक्का है 0। जैसे क्या है कि यहाँ पर देखिए हम लोग 3 को गुना करें 0 से, क्या आ रहा है 0। 4 को गुना कर, जैसे बम है, बहुत सा आइटम बम या कोई भी बम है, अगर मान लीजिए कि वो उड़ा दे रहा है किसी पक्षी को, तो वहां बल्ब रखिए, कुछ भी रखिए, सबको उड़ा देगा। ठीक है, इसी तरह से 0 समझिए बम है। बम ऐसा बम है, किसी को 3 रखे, 4 रखे, किसी को भी गुना कीजिए उड़ा देगा उसको। ठीक है, तो 3 को भी मतलब क्या करेगा कि 0 से जब भी 3 को गुना कीजिएगा पक्का 0 कर देगा। तो ये बम जो है, ये बम, इसको किसी भी नंबर से गुना कर देंगे, किसी भी चीज से, तो उसको रहने देगा कि उड़ा देगा उसको, यानी उसको मतलब क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो जब भी 0 को किसी नंबर से गुना कर देंगे तो 0 कर देगा, तो 3 तो कभी आएगा भी नहीं। भर साल भर लाइफ हम लोग, पूरे लाइफ अगर हम लोग गुना करते रह जाए तो 0 को किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए, कभी 3 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या, ये बात हमको कहना क्या गलत है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। 10वां जब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो उसमें लिखाता है अनडिफाइंड। ठीक है, इंग्लिश में लिखाता है अनडिफाइंड, और 3/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। त्रिकोणमिति में वहां बहुत सारे टीचर लिखा, लेकिन समझाते नहीं है कि इसको हम लोग अनडिफाइंड क्यों लिखते हैं, अपरिभाषित क्यों लिखते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि नीचे में क्या है, 0 है, जिसके वजह से इसको अपरिभाषित लिख दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या समझ गए। फिर से समझिए, वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का वैल्यू जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। यानी 3 कंडीशन देखेंगे तब हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। बोलिए, पहला कंडीशन क्या है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है बताइए, दूसरा कंडीशन है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, फिर हम लोग सवाल भी बनाएंगे। अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सवाल बनाएंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। आप कहिएगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सिंपल है, जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी जो अपरिमेय संख्या नहीं हो, सिंपल में लिखेंगे, जो क्या हो, अपरिमेय संख्या नहीं हो, सॉरी, जो परिमेय संख्या नहीं हो, जो परिमेय संख्या क्या हो, नहीं हो, जो परिमेय संख्या नहीं हो, जो परिमेय संख्या, इसको अच्छा से लिखा देंगे, जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग कहे थे कि √3/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं था। आप बता दीजिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √6 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए एक दशमलव में भी, दशमलव प्रारूप में भी होता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे समझा दे रहे हैं। जैसे 2.01, 001, 0001, क्या इसमें देखिए 0 क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, हम लोग पहले सबको पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। यहीं तक हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे ना, देखिए स्टार्ट किए थे
और खत्म भी यहीं तक आ गया, यानी हम लोग अब पूरा पढ़ लिए इसका। ठीक है, अब सवाल बनाएंगे। देखिए वास्तविक संख्या, अब क्या होता है वास्तविक, उस समय बता देते तो समझ में नहीं आता। तो आप एक चीज समझिए, वास्तविक संख्या का दो गो बेटा है। कौन कौन है? एगो समझिए तो परमेय संख्या है, और एगो क्या है? अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या और दूसरा बेटा का क्या नाम है? तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता था, अभी जस्ट बताए हैं कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग समझ गए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों मिल के क्या बनता है? दोनों मिल के वास्तविक संख्या। यानी मान लीजिए वो झोला में वास्तविक संख्या को रख दे तो उसमें दोनों चीज होगा कि क्या क्या होगा? तो उसमें परमेय भी होगा और अपरमेय भी होगा। क्या हम लोग कह सकते हैं कि झोला में खाली परमेय होगा? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर वास्तविक संख्या का झोला है तो उसमें परमेय भी होगा और अपरमेय होगा। कभी ये नहीं कहेंगे कि झोला में खाली अपरमेय संख्या है, ये खाली परमेय संख्या है, ये बात नहीं बोलेंगे। इसमें झोला वाला क्यों एग्जाम्पल दिए, इस पर सवाल है। देखिए आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक होता है, तो कहिएगा हाँ। कहेगा झोला में जो परमेय संख्या है सब वास्तविक के झोला में है, तो हाँ है, क्योंकि वास्तविक। देखिए यही ना वास्तविक संख्या जो हुआ दो भाग में टूट के बना है, एक बना है परमेय और एक बना है अपरमेय। तो जितना भी वास्तविक संख्या है, जितना भी बात, सब तो इसी का है ना। अरे भाई इसी से ना टूट के मतलब बना है, मेन तो था यही, इसी से टूट गई, तो इस पर तो छाप ही लगले होगा। तो जितना भी परमेय संख्या सब क्या है? वास्तविक संख्या। आपसे सवाल पूछेगा क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? कहिएगा हो सकता है। क्या सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? कहिएगा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना भी अपरमेय संख्या है, जितना भी अपरमेय, सब तो इसी का बेटा है, इसी से मिलके बना, इसी से ये निकला हुआ है, तो सब तो इसी है। अगर मान लीजिए हम लोग जिस खानदान से निकले तो गुण तो हमारा उसी वाला सब होना चाहिए। क्या यानी हम लोग को कहा जाए कि हम लोग उस खानदान के हैं के लिए तो जरूर है। तो ये क्या इस खानदान के हेबे किया है, वास्तविक संख्या से ही निकला है। तो जितना भी अपरमेय संख्या होगा सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहेगा सभी वास्तविक संख्या अपरमेय होगा, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या दो भाग में बटा हुआ है। काहे एक के भाग का नाम बोलेंगे? दोनों भाग हो सकता है। वास्तविक संख्या में परमेय भी हो सकता है और परमेय। अगर मान लीजिए झोला में वास्तविक संख्या है, मतलब परमेय और परमेय दोनों है, तो हाथ जो उसमें देंगे तो क्या परमेय निकलेगा, अपरमेय नहीं निकलेगा? दोनों में से कुछ निकल सकता है, क्योंकि क्या वास्तविक का मतलब ही होता है कि परमेय और अपरमेय, तो दोनों मतलब निकल सकता है, या तो परमेय हो सकता है या अपरमेय। इसलिए जब भी हम लोग झोला में हाथ देंगे तो परमेय अपरमेय दोनों। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल पूछेगा क्या सभी वास्तविक संख्या अपरमेय हो सकता है? कहिएगा कभी नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय हो सकता है? नहीं, दोनों हो सकता है, परमेय अपरमेय दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी वास्तविक परमेय भी होगा और अपरमेय भी होगा। क्या सभी अपरमेय संख्या वास्तविक होगा? कहिएगा होगा। ठीक है, तो हमको लग रहा है अब समझ में आपको आ गया होगा। और हम ये कर रहे हैं, एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, तो सब दिन यही काम करेंगे कि पहली बार है, मान लीजिए कुछ देखने उखने में भी लोग लगे होंगे, कैसे लिखते हैं ये, वो पहली बार है तो ध्यान नहीं दिए होंगे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक बार रिवीजन करा देते हैं। मान लीजिए पिछला बार कहीं इधर उधर ध्यान चला गया होगा, आप पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? अंक से स्टार्ट किए थे। कहाँ से किए थे स्टार्ट? अंक से किए थे, और अंक हम लोग कह दिए थे कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 अंक होता था, वहां तक जान गए थे। उसके बाद हम लोग समझे थे प्राकृतिक संख्या के बारे में। उसके बाद क्या समझे थे? प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग सिंपल में कहे थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1 से लेकर और अनंत तक गया हुआ था। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आ गया समझ में। दूसरा संख्या हम लोग बोले थे कौन सी? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक के बाद पढ़े थे पूर्ण संख्या।
कहिएगा भाई पूर्ण संख्या क्या हुआ। तो प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को शामिल करते थे तो हमारा जो बनता था संख्या वो कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश भी ध्यान रखिए, जमाना गड़बड़ है, ठीक है, दोनों का काम आ जाता है कभी कभार। पूर्ण संख्या बताइए 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक, यानी पूर्ण प्राकृतिक और पूर्ण में एक एक अंतर है कि जीरो किसमें शामिल, इसमें जीरो नहीं है, लेकिन है तो उसके बाद सेम ही है दोनों। अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कहिएगा नहीं। का है कि पूर्ण संख्या में जीरो भी है जो कि प्राकृतिक नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकता है, कहिएगा होगा, क्योंकि सब तो इसी में मिला हुआ है, सब इसी में आ गया है। सभी प्राकृतिक पूर्ण हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में वो जीरो भी है जो कि प्राकृतिक नहीं है। चलिए पूर्ण के बाद हम लोग समझे थे पूर्णांक, क्या पढ़े थे, पूर्णांक। और पूर्णांक में हम लोग इसी में खाली -1, यानी जीरो तक तो ठीक था 1 2 3 से, इसी में खाली -1 -2 -3 ऐसे करके लगा दिए थे, इसी को हम लोग पूर्णांक कह दिए थे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर, यानी -1 -2। और इसमें हम लोग जान गए थे कि -3 से बड़ा क्या है, -2 है, ठीक है। इस इधर जो होगा नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 से लेकर अनंत तक, और इधर 1 2 से अनंत तक। इधर वाला को हम लोग मतलब कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। जीरो न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। चलिए पूर्णांक संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग क्या मतलब पढ़े थे, सम संख्या पढ़े थे, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। और सम संख्या किसे कहते हैं, याद कीजिए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 10, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक विषम संख्या। क्या पढ़े थे हम लोग, विषम संख्या पढ़े थे। बताइए विषम संख्या क्या सब हुआ। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 इस तरह से जाएगा। आपको अगर पूछ दिया जाए क्या सभी सम संख्या पूर्णांक होगा, कहिएगा अवश्य होगा। ये पूरे घुसल है यह में, ठीक है, ये भी पूरा इसी मतलब घुसा हुआ है। सभी विषम पूर्णांक होगा, सभी सम पूर्णांक होगा, लेकिन सभी पूर्णांक सम नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक में देखिए -1 भी है, लेकिन इससे -1 नहीं है, ठीक है। ये बात अब अपनों समझ जाइएगा। ये देखिए ना, तुलना करके देखिए ना, ये 2 है इसमें है, 4 इसमें है, सब वाला इसमें मिलता है, यानी कि ये पूरा संख्या इसका हो सकता है, यानी सब सम संख्या जो है पूर्णांक हो सकता है। अपनों सब सोच सकते, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते खाली परिभाषा लिखा देते, मतलब मान लीजिए परिभाषा लिखा कर छोड़ दिए, इसको काम नहीं करते। बहुत सारे डायरेक्ट आपको परिभाषा लिखा देगा, हो गया। हम लोग कहीं भी मतलब पढ़ाते इस तरह से नहीं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए और सही चीज का ज्ञान। अगर इस सब बारे में सही से ज्ञान होगा तो व्यक्ति आगे भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम पर अपना सोच सकता है, अपना थिंकिंग पावर को बढ़ा सकता है। इसलिए समझना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। भला सवाल कौन बने, ठीक है, लेकिन किसी भी बात को समझिए, क्योंकि अगर आप उसको समझ जाइएगा तो पक्का है उस क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक भी टीचर हेल्प कर दिया तो अपने आप दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। लेकिन अगर टीचर जो समझाए नहीं, खाली लिखा दे डिफिनीशन, उससे सचेत रहिएगा, क्योंकि वो आपको लिखा देगा तो आपका कॉपी में रहेगा, वो आपका नहीं होगा। लेकिन जो समझ जाइएगा वो आपका अपना हो गया, नहीं समझिएगा तो आपका अपना नहीं हुआ। इसीलिए समझना जरूरी है। उसके बाद विषम के बाद हम लोग समझे थे आभास संख्या, ठीक है। तो देखिए आभास संख्या, इसलिए पहले हम समझा रहे हैं इतना देर में, फिर आगे हम लोग सवाल में। अब देखिए इतना समझ लीजिएगा ना, जब सवाल बनाएंगे चट से मतलब बन जाएगा, तुरंत में सवाल बनेगा, उतना सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए कि टाइम नहीं देंगे, नहीं समझाएंगे, तो सवाल देर में दिमाग खराब होगा। कैसे बना दिया, हम तो बना देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, महाराज कैसे आप सोच लेते हैं इतना, हमको तो सोचने नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक मतलब पढ़ लिए थे, सम संख्या, विषम संख्या। चलिए सम तो सम मतलब पढ़ लिए थे, विषम जो 2 से नहीं कटता है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। विषम संख्या में क्या सब आया था बताइए, विषम संख्या में कौन सा आया था, तो 1 आया था, 3 आया था, 5 आया था, 7 इस तरह से आया था। सबसे छोटी विषम संख्या 1 कहेंगे, सबसे बड़ी पता नहीं, अनंत बोलेंगे, ठीक है। चलिए विषम संख्या, उसके बाद हमारा हुआ था अभाज्य संख्या। क्या हुआ था, अभाज्य संख्या। हमने इसको बताया था वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, यानी को ऐसे समझते हैं 1 से सब कटता है, सेल्फ से सब कटता है, इसलिए ऐसे समझेंगे जो किसी से न कटे। स्टार्टिंग किए थे कहां से, 2 से, 2 हुआ था,
3 हुआ था, 5 हुआ था, 7 हुआ था, 11 हुआ था। ठीक है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 था जो सम संख्या भी है। अगर पूछा जाए वैसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है तो 2 बोलेंगे। अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम है, फिर भी 2 बोलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर भी 2 बोलेंगे। ठीक है, अभाज्य भी समझ गए। उसके बाद हम लोग यौगिक पढ़े हुए थे। यौगिक मतलब जो अभाज्य संख्या नहीं हो। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है, अभाज्य बस ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब ध्यान से वैसे सब के बारे में बता देते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़े थे परमेय संख्या, जो बहुत जरूरी चीज है, इसलिए इसको फिर से समझ लेंगे। परमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके, जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और क्या था कि P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, तो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते, परमेय संख्या। जैसे कि 3/5 है, इसमें क्या है, बट्टा के रूप में है दोनों संख्या। नीचे में क्या है, 0 नहीं है, वैसे भी करा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हैगा तो परमेय नहीं होगा, तो 0 नहीं है, चलिए ठीक है। अब P और Q इंटीजर होना चाहिए, तो देखिए इंटीजर तो है ना, इंटीजर मतलब पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक तो है ही, तीनों पूर्णांक है। गिनती की संख्या आ रहा है ना, गिनती की संख्या मतलब रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, माइनस वाला रहना चाहिए, पूर्णांक तो जस्टे पर है हम लोग। ठीक है, माइनस √3 भी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जो परमेय नहीं हो। परमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी वैसी संख्या जो परमेय संख्या नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े थे वास्तविक संख्या, और इसी से बाद हम लोग खत्म करेंगे। क्या है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में समझे हुए थे रियल नंबर होता है इसका इंग्लिश, और इसमें 2 था, एक था रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, और एक था इरेशनल नंबर और परमेय संख्या। यानी परमेय संख्या क्या था, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जस्ट हम लोग समझे हैं, यानी R के बारे में हम लोग समझ गए थे, और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक है, तो बताइए रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके क्या बनता है, वास्तविक संख्या। सभी वास्तविक संख्या, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक परमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों, कि सभी वास्तविक परमेय भी होगा और अपरमेय, केवल परमेय ही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इतना तक आप लोग को बता दिए हैं। फिर हम लोग अगला वीडियो में, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर आधारित बहुत सारे सवाल होंगे। इतना बेसिक जानकारी था इस चैप्टर का, वैसे इसलिए टाइम लगाएं कि समझना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद देखिए आगे आगे देखिए बहुत इसका काम आएगा। AP पढ़िएगा, वहां भी संख्या का काम है, आवाज संख्या सब, तो संख्या को जानना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने इतना बताने का प्रयास किया, और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक